नमस्कार, कैसे हैं आप सब? प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें पूछना चाहूंगा मैं। डॉक्टर्स को किस किसने देखा है? हाथ ऊपर करें। डॉक्टर्स को किस किसने देखा है, उनसे इलाज कराया है? मतलब सबने, ऑलमोस्ट 95% लोगों ने देखा। नर्सेस को किस किसने देखा है या इलाज कराया है? हाथ ऊपर करें, मेरे को दिख नहीं रहे हो। पैरामेडिकल को कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर। वेरी गुड, ओनली 1%। सो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि ये 4 ब्लड टेस्ट करा लीजिए। तो जो आपका ब्लड का सैंपल लेता है, जो इंसान आपके पास आता है ब्लड का सैंपल लेता है, वो होता है लैब टेक्नीशियन। उसका काम होता है आपका सैंपल लेने से लेकर के उस ब्लड सैंपल को टेस्ट करना, उसकी रिपोर्ट बनाना और फिर उस रिपोर्ट को एक एमडी पैथोलॉजी को दिखा करके उसको साइन ऑफ करना। एक्सरे कितने लोगों ने कराया? थैंक यू, काफी लोगों ने कराया, मतलब 60% लोगों ने एक्सरे कराया हुआ है। एक्सरे करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता, एक्सरे करने वाला एक एक्सरे टेक्नीशियन होता है। सर्जरी किस किस ने कराई है? किस किस की सर्जरी हुई है? भगवान ना करे किसी को करानी पड़े। सर्जरी कराते वक्त 3 तरीके के लोग होते हैं ओटी के अंदर। एक होता है सर्जन, जो सर्जरी करता है। एक होती है नर्स, ओटी नर्स, जो पेशेंट की केयर करती है, ब्लड ना निकले ज़्यादा, उसको डिस्कम्फर्ट ना हो, उसको अगर उसको से सक्शन चाहिए या जो भी चीज़ चाहिए डॉक्टर को उसको असिस्ट करने के लिए। एक सेट ऑफ लोग होते हैं जो वहाँ पे टेबल पे सामान होता है ना, जब डॉक्टर ऐसे हाथ करता है, आपने देखा होगा, फिल्मों में तो देखा होगा, डॉक्टर ऐसे हाथ करता है और वही चीज़ डॉक्टर के हाथ में दी जाती है जो डॉक्टर को चाहिए। वो देने वाला, उस टेबल को सेट करने वाला, उस पेशेंट की पोजीशन करने वाला एक ओटी टेक्नीशियन होता है। आजकल आपने सुना होगा रोबोटिक्स सर्जरीज हो रही हैं, मिनिमल एक्सेस, मतलब दूरबीन से, जिसे कहते हैं कि दूरबीन से सर्जरी हुई, छोटा सा होल किया आपकी किडनी से, अगर मान लीजिए कोई स्टोन निकालना हो, पथरी निकालनी हो, तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी होती है। उस मशीन को इंश्योर करने वाला कि वो मशीन ठीक काम कर रही है, वो स्टेरलाइज्ड है, मतलब उस मशीन से किसी और एक सर्जरी हुई, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल स्टेरलाइज, मतलब क्लीन करके जब दूसरी सर्जरी होती है उस तक रेडी करने वाला एक ओटी टेक्नीशियन होता है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो, अपने आसपास देख रहे हो। ये वो लोग हैं जो पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। सो अगर आप देखें ब्रॉडली, एक डॉक्टर होता है, एक होती है नर्स। इन दोनों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैरामेडिक। सो मैक्स हेल्थकेयर के अंदर 35,000 लोग काम करते हैं जो मैक्स हेल्थकेयर के एम्प्लॉय हैं। 10,000 इसके अलावा मैक्स हेल्थकेयर आउटसोर्स करता है, तो करीबन 45,000 लोग काम करते हैं। कितने लोग, कितने डॉक्टर्स होंगे? गैस कीजिए कोई। इन 45,000 में से कितने डॉक्टर्स हैं? बताइए सर। 15,000। और कोई नंबर, कोई हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। 500,000। हाँ जी बताओ। 10,000। और कोई? 1500। सॉरी, सो मैक्स हेल्थकेयर के अंदर सिर्फ 6,000 डॉक्टर हैं इस 45,000 में से। चलो एक और गैस करते हैं, नर्सेस कितनी होंगी? कितनी नर्स होंगी मैक्स हेल्थकेयर के अंदर जो काम कर रही है? करीबन 9 से 10,000। 9 से 10,000 नर्सेज हैं। 1,500 से 2,000 पैरामेडिक हैं। हर 2 बेड पे एक पैरामेडिक चाहिए होता है, चाहे वो एक्सरे हो, लैब हो। तो अगर हमारे 5,000 बेड है मैक्स हेल्थकेयर के, 2 से 2,500, मतलब 1,500 से 2,500, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल की में क्या क्या स्पेशलिटी है, उसके हिसाब से 1,500 से 2,500 लोग काम कर रहे होते हैं जो पैरामेडिक होते हैं। तो अब आते हैं हम, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट सेट पे कौन होते हैं पैरामेडिक। अब आते हैं मैक्स हेल्थकेयर की तरफ। सो अगर आप देखेंगे इंडिया में जो
चिकित्सा की इंडस्ट्री है, पूरी हेल्थ केयर की इंडस्ट्री, उसमें से 60% जो है वो हॉस्पिटल्स की है, 10% डायग्नोस्टिक्स मतलब जो ब्लड या फिर एक्सरे या डायलिसिस की है, 20% फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो दवाइयाँ आप लेते हैं, और करीबन 10% मेडिकल डिवाइसेस। सीटी की मशीन है, एक मशीन 3 करोड़ रुपए की आएगी, तो अगर 300 लग रही है इस दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस की। सो ये चार पांच चीजों से पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनती है। हम लोग जो पैरामेडिक्स हैं वो हॉस्पिटल में भी आएंगे और वो डायग्नोस्टिक्स में भी आएंगे। इनफैक्ट कुछ लोग, जैसे डायलिसिस की मशीन, अगर कोई कंपनी है जो डायलिसिस की मशीन बनाती है, उसको बेचने के लिए सबसे अच्छे सेल्समैन होते हैं जितने भी डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं। हमारे यहाँ कुछ ट्यूटर थे जिनको सेल्स की नौकरी मिली, 3-4 साल हमारे साथ काम करने के बाद। हमारे कुछ बच्चे हैं जो फ्रेसिलियस एक कंपनी है जो डायलिसिस की मशीन बनाती है। सो मेडिकल डिवाइसेस में भी पैरामेडिक जाते हैं और वो सेल्स का काम करते हैं, मशीन बेचने का, बिकॉज उनसे बढ़िया मशीन के बारे में इवन डॉक्टर को भी नहीं पता होता कई बार। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी जर्नी है, ये मैक्स हेल्थ केयर की जर्नी है। मैं आपको शायद पूरी तरीके से दिखाई ना दे, सन 2000 में पंचशील पार्क में डे केयर सेंटर शुरू हुआ था कभी, फिर उसके बाद 2002 में हमने पीतमपुरा का हॉस्पिटल और नोएडा का डे केयर शुरू किया। 2019-20 में इस कंपनी को, मैक्स हेल्थ केयर जो नाम है, ब्रांड है, उसको रेडिएंट हेल्थ केयर ने खरीद लिया था मैक्स ग्रुप से, और उससे लेकर के अब तक ये कंपनी की करीबन डील हुई थी करीबन 10,000 करोड़ के आसपास उस टाइम कंपनी की वैल्यू थी। आज की डेट में वैल्यू क्या होगी पिछले 6 साल के अंदर? ठीक है, गेस। 10,000 करोड़ में थी पहले, तो हमने कुछ तो ग्रो किया होगा। एक वाइल्ड गेस, 50,000, 1 लाख करोड़, और कोई? 1 लाख। एज ऑफ लास्ट वीक इट वॉज 1,13,000 करोड़ की वैल्यूएशन थी। वी आर इंडियाज biggest company in tertiary healthcare, super specialty in terms of market capitalization. Even Apollo has, अब हमारे पास 5,000 बेड हैं, अपोलो के पास 10,000 से ज़्यादा बेड हैं, but we are the most well-regarded healthcare service provider in India. Next man. So आप देखेंगे हमारा contribution quality healthcare में 22 हॉस्पिटल हैं जिसमें 5,000 बेड हैं। जितने भी हमारी सर्विसेज हैं, दे आर ओनली सेंटर्ड अराउंड पेशेंट केयर। जो भी सर्विसेज बनेंगी वो पेशेंट के अराउंड बनेंगी या फिर उनके अटेंडेंट के अराउंड बनेंगी। हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट। कभी कोई साकेत की तरफ गया है? दिल्ली में साकेत की तरफ अगर आप जाएंगे, हाँ, आपको ना वहां पे एक डविंची मशीन की एड दिखेगी। That's a 7 to 8 prong machine. India's first was installed at Max Saket. India's first. ठीक है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हमारे 22 हॉस्पिटल में किसी में भी चले जाइए, आपको सब जगह सेम सेटअप मिलेगा। वही कलर कोडिंग, वही सेटअप, उसी तरीके के कॉरिडोर्स, उतनी ही चौड़ाई के रूम्स या उतनी ही चौड़ाई का कॉरिडोर मिलेगा। सिंगल बेडेड रूम हो, ट्विन शेयरिंग हो, स्वीट हो, सब स्टैंडर्डाइज्ड across the you can say Max Healthcare. We have NABH accreditation, which is India's. We have 3 hospitals with GCI accreditations, which is international accreditation. We are one of the most you can say GCI accredited hospital. We just acquired a hospital last year in Nagpur. Alexis Hospital is now Max Super Specialty Nagpur, is a GCI accredited. ठीक है? एंड नेशनल क्राइसिस में मैक्स साकेत वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल व्हिच वाज ऑफर्ड बाय मैक्स ग्रुप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिंग वी विल मेक दिस हॉस्पिटल एज द कोविड हॉस्पिटल। जब कोविड आया था, कोई बात, सब कुछ बंद हो गया था, प्रोटोकॉल ही नहीं पता था किसी को भी, कैसे सर्विसेज होंगी, कैसे इलाज होगा। वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल
अमंग दी प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिन्होंने पूरा हॉस्पिटल ही कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी पेशेंट आए कोविड का हम उसको लेंगे। नेक्स्ट सो उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे हमें। सबसे पहला 40% लोग छोड़ के चले गए थे कंपनी को। सो वी हैड अट्रेशन ऑफ 39.2% इन FY23। सो उससे क्या हुआ कि हमें एक चीज रियलाइज हुई कि हम इतनी बड़े कंपनी हैं लेकिन हमारे पास खुद का टैलेंट ही नहीं है। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड पैरामेडिकल एजुकेशन। सो वी स्टार्टेड समवेयर इन 2021। नेक्स्ट स्लाइड में एंड एक और चीज जो आपको पता लगा होगा अभी तक, अगर पैरामेडिक नहीं होंगे तो काम चल पाएगा? यस नहीं चल पाएगा। डॉक्टर होंगे तो काम चल पाएगा या नहीं होंगे तो नहीं चल पाएगा। नर्सेज नहीं होंगी तब भी काम नहीं चल पाएगा। दैट मीन्स डॉक्टर, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स आर द फाउंडेशन, 3 पिलर्स जिसके ऊपर पूरी हेल्थ केयर या हॉस्पिटल इंडस्ट्री टिकी हुई है। मीन्स there are lot of opportunities for anyone who come to paramedics, doctors or nursing to grow. एक करियर, स्टेबल करियर के लिए अगर आप देखें हेल्थ केयर में कोई रिसेशन नहीं है। आईटी की नौकरियां जाती हैं, हेल्थ केयर में कोई नौकरी नहीं जाती। हम लोग के लाइफस्टाइल में इस तरीके के हो गए कि क्रॉनिक डिजीज जो एक बार बीमारी हो गई वो सदा के लिए रहेगी आपकी बॉडी में, आपको हमेशा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाइपरटेंशन हुई, डायबिटीज हुई, इस तरह की बीमारियां अब ज्यादा हो गई हैं। बजाय कि जो पहले नॉन क्रॉनिक मतलब पैर टूट गया, आपको से कोई मसल फट गई, उस तरह की बीमारी जो नॉन क्रॉनिक है उससे ज्यादा क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है उसको हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक की जरूरत और बढ़ती जा रही है। सो हमने 2021 में गाजियाबाद और नॉर्थ दिल्ली में 2 सेंटर स्टार्ट किए। हमारे पास 76 स्टूडेंट थे, 76 बच्चे थे उस समय पे, जो हमारा पहला बैच था। 2023 में हमने साउथ दिल्ली शुरू किया और 2024 में हमने लखनऊ शुरू किया। I was about to ask कि कितने स्टूडेंट्स होंगे। So now we have almost either passed out or studying with us 4,000 students। 4,000 बच्चे या तो हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं या फिर वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। So हमारे मैक्स हेल्थ केयर इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। तो हम डिग्री अवार्ड नहीं कर सकते किसी को भी, इसके लिए आपको एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है। तो हमारा टाइप है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इट इज NAC A++, मतलब that means you are one of the top universities in India. They have dental I think dental is number 1 in India in a private healthcare university, private university। ठीक है, हमारा टाइप है IIM काशीपुर। IIM के बारे में पता है सबको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। Yes, no, 1 2 सोहा। एनडीए पता क्या होती है? नहीं पता। सो मैनेजरियल कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए कि आप जाकर के एक कंपनी चलाएं, उसके लिए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा जाता है। आईएम जो हमारे हैं 6 आईएम पुराने थे, अब 14 आईएम और आ गए। तो सेकेंड जनरेशन आईएम काशीपुर इज वन ऑफ द सेकेंड जनरेशन आईएम्स। सो इट इज वन ऑफ ये देश का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में से है एमबीए कराने के लिए। ठीक है, उसके साथ हमारा टाइप है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज ए डॉक्टर्स बॉडी, जो ऑल ओवर इंडिया की डॉक्टर्स की बॉडी है, उसका एक एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड मैक्स हेल्थ केयर। सो दीज आर 4 ब्रांड्स व्हिच आर कमिंग टुगेदर, जो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पढ़ाने में लगे हुए हैं। सो हमारे क्यों आप हमारे पास आए, क्यों हम आप मैक्स हेल्थ केयर में अपने नियर एंड डियर वंस या खुद को एनरोल करें? हमारे पास जितने भी क्लासरूम्स हैं वो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं।
जो भी पढ़ाई होगी वो प्रेजेंटेशन के थ्रू होगी या फिर आपको मैनुअल पेज के थ्रू, या आपको दिखाया जाएगा। स्केलेटल सिस्टम पढ़ाना है तो स्केलेटल सिस्टम रखा होगा आपके सामने। अगर आपकी ऑप्टोमेट्री क्लास है तो आपको वो ऑप्टोमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जाएंगे। आपकी अगर लैब की क्लास है तो आपको जो एक नकली आम होती है जैसे कहें, जिसपे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल पोस्टिंग। सो अगर आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोग्राम को करते हैं तो उसमें एक तो होती है थ्योरी पार्ट, एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को मेडिकल भाषा में क्लिनिकल पोस्टिंग कहते हैं। हमारे यहाँ डबल नंबर ऑफ आवर, अगर 100 घंटे की थ्योरी क्लास है तो 200 घंटे का क्लिनिकल पोस्टिंग होगी, तभी आप एक अच्छे पैरामेडिक या एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन पाएंगे, ठीक है। Then structured curriculum, because Max Healthcare we are one of the biggest brands in India. Comprehensive career and placement support. 50% of the student, जो 50% बच्चे हैं 100 में से, वो कोर्स खत्म होने के बाद हमारे पास आते नहीं हैं, उनकी कहीं ना कहीं नौकरी अपने आप ही लग चुकी होती है। Because जब बच्चा क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे मैक्स में जाए नॉन मैक्स में जाए, वो वहीं पे ही अगर वो अच्छा काम करता है तो 50% बच्चा वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे पास खुद का, दिस इज वेरी यूनिक टू अस, कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास अपना सेटअप है हॉस्पिटल का, जहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी का किसी ने, अगर वो मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी तो उनका अपना एक हॉस्पिटल होगा। अगर वो नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी और सिर्फ इस तरीके के प्रोग्राम चला रही होगी तो वो किसी हॉस्पिटल से टाइप करेगी जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग करने जाएंगे। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसके पास 22 हॉस्पिटल। देहरादून का बच्चा आता है हमारे पास पढ़ने, 2 साल वो बीएससी की थ्योरी दिल्ली में आके करता है, लास्ट 1 साल की ट्रेनिंग को देहरादून में कर देता है, राइट। सो मैं अब अमनदीप मैम को कहूँगा कि आगे वो बताएं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमनदीप है और मैं मैक्स एजुकेशन के साथ पिछले 10 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मेरा बैकग्राउंड वैसे तो आई एम फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने 8 साल एजुकेशन में ही काम किया है और सो फार सो अभी तक 10 महीने की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। सर ने आपको बहुत सटीक स्पष्ट तरीके से सारा बैकग्राउंड बता ही दिया है, तो मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगी जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि हम कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं, उसका हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है और हमारा जो एजुकेशन वर्टिकल है वो एक्चुअली में चलता कैसे है। सो लेट्स बिगिन। ये हमारे कुछ एकेडमिक ऑफरिंग्स हैं जो कि क्राइटेरिया है बच्चा 12th पास होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिग्री प्रोग्राम है तो इसके लिए हमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे ज़रूरी हैं। तो हम बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्टोमेट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, डायलिसिस थेरेपी, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इतने करीबन हमारे पास डिग्री कोर्सेज हैं। ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि हमारा हर सेमेस्टर 6 महीने का रहता है और इसके साथ साथ हर सेमेस्टर में हमारी ऑब्जर्वरशिप होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री विजिट्स। दैट इज वी आर गोइंग टू गो हैव द रियल टाइम एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल्स। तो हमारा सेमेस्टर वाइज चलता है जिसमें कि थ्योरी और एग्जाम्स चलते रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि सेमेस्टर 5th और 6th में जाके हम बच्चे क्लिनिकल पोस्टिंग भी जाते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग बहुत ही फ्रूटफुल रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जो फोटे है वो है हमारा प्लेसमेंट, जिससे कि हम बच्चों को प्रॉपर्ली असिस्टेंस देते हैं, उनको प्लेसमेंट के लिए तैयारी कराते हैं। हम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, उनको रेज्यूमे राइटिंग सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड फॉर एवरी बैच। ये कुछ ऑफरिंग्स हैं जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए हैं। ये भी 12th पास स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट इसमें स्ट्रीम हम दोनों इनवाइट करते हैं, दैट इज साइंस एंड आर्ट्स। जैसे कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, इन कार्डियक केयर, इन विजन टेक्नीशियन, डायलिसिस एंड एक्सरे।
इसका भी कुछ करिकुलम इस तरीके से है। हर सेमेस्टर का 6 महीने का ड्यूरेशन है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी 3 महीने की थ्योरी रहती है, 2 महीने की क्लिनिकल पोस्टिंग, एंड देन बच्चों को हम रिविजन्स देते हैं और उसके बाद एग्जाम की तैयारी होती है। ऐसे ऐसे सेमेस्टर बढ़ते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपकी एक एक्सटर्नल असेसमेंट भी होती है और देन फॉलोड बाय द प्लेसमेंट्स। अब हम सोचेंगे कि कोर्सेज तो कर लिए, लेकिन हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम करेंगे क्या, ये दिमाग में आएगा हमारे, राइट? जैसे अभी सर ने डिस्कस किया कि पैरामेडिकल के बारे में कौन कितना जानता है, तो हार्डली हमें कुछ नॉलेज है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे एक्चुअली में जॉब रोल्स हैं क्या। सो अगर आप देखा जाए कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो है, आप एज अ लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी असिस्टेंट्स एंड एज अ लैब मैनेजर काम कर सकते हैं। अगर हम रेडियोलॉजी में आए तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, एमआरआई करने में आप सक्षम रहेंगे, सीटी इमेजिंग असिस्टेंट्स आप काम करेंगे। जैसे पहले मेंशन किया, एक्सरे एमआरआई डॉक्टर खुद कभी करने नहीं आता है, तो उसमें एक टेक्नीशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कई बार क्लास में बच्चे बात शेयर करते हैं, क्योंकि हम एज अ फैकल्टी पेशेंट इंटरेक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और आपको उससे बात नहीं करनी आ रही है, आपको उसको मेल डाउन नहीं करना, क्योंकि हर कोई हॉस्पिटल कैसे आएगा, एंग्जाइटी से, है ना, किसी परेशानी से, तो आपको उसको पहले शांत करना है। तो वो हमारा बेसिक गाइडेंस रहती है बच्चों को कि एक्चुअली में आपको इंटरैक्ट कैसे करना है। तो बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मैम एक किस्सा हुआ कि हम इंटर्नशिप पे थे और किसी का एक्सरे करना था, और आप मानेंगे नहीं कि वो पेशेंट इतना एंग्जाइटी उसको हुई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, ही जस्ट फेल फ्रॉम द बेड। तो समझिए उस वक्त किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज द टेक्नीशियंस। तो मैंने पूछा कि बेटा बहुत शोर मच गया होगा। कहते मैम घबराए तो जरूर, लेकिन जो हमें गाइडेंस मिलती है, हमने उस तरीके से अपनी बातचीत से ही इस सिचुएशन को इस तरीके से शांत करने की कोशिश की कि एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, राइट? तो ये कुछ चीज़ें बच्चे सीखते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट प्लीज। देन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आप ओटी टेक्नीशियन, एज अ सर्जिकल असिस्टेंट, एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर में आप एज अ कैथ लैब टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट और कार्डियोवैस्कुलर टेक्नीशियन आपका रोल रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ऑप्टोमेट्री में आप समझते हैं, ऑप्टोमेट्री जो हमारी आंखों के लिए होता है, ठीक है? तो कोई भी विजन इम्पेयरमेंट से आता है, so you can work it as a vision technician or clinic optometry assistant. Then dialysis में as a dialysis technician, renal care and nephrology assistant. तो आपको ये थोड़े थोड़े टर्म्स धीरे धीरे समझ आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा, आप अपने जॉब रोल समझ आते जाएंगे। रेस्पिरेटरी में आपका ICU रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और पल्मोनरी केयर, राइट? एंड देन क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, राइट? हर कोई इसी से जूझ रहा है, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, अनसर्टेनिटी से। सो ये कुछ रोल्स हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अंडर समबडी सुपरविजन, मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड साइकोलॉजी असिस्टेंट। तो आई थिंक अब तक थोड़ा सा समझ आया, यस और नो? राइट। ये हमारा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि मैं एज अ फ्रंट ऑफिस फैकल्टी भी काम करती हूँ मैथ्स एजुकेशन में। थ्रू आउट मेरी जर्नी अच्छी रही है अब तक, और मैं और भी फ्यूचर में इसमें बहुत बहुत बेटरमेंट्स चाह रही हूँ अपने गाइडेंस, अपने सीनियर के गाइडेंस से। ये कोर्स बहुत यूनिक है। मैं मैथ्स जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन ये इतना यूनिक और इतना इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम खुद रियलाइज नहीं करते। अभी तक हमने पैरामेडिक की बात की, हम इनको भूल गए। तो अब बताइए कि जब आप हॉस्पिटल एंटर करते हैं, सबसे पहले डेस्क पे कौन बैठा होता है? क्या बोलते हैं उसको? रिसेप्शनिस्ट। हम उसको क्या नाम देते हैं? रिसेप्शनिस्ट। वो एक्चुअली में हमारे
फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं द फेस, द फ्रंट फेस ऑफ द हॉस्पिटल, राइट। उनके पास जब तक आप जाएंगे, उनसे जब तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, अपनी कंसल्टेशन आपको डॉक्टर की नहीं मिलेगी, आप क्या आगे सीधा डॉक्टर के चैम्बर में जा पाएंगे? नहीं। हॉस्पिटल इतना बड़ा होता है ना, ना हमें लेफ्ट पता है ना राइट पता है। यूजुअली हम एयरपोर्ट्स पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं, हम पूछते हैं, रोकते हैं किसी भी वर्दी वाले को, वॉशरूम बताना, हम बोर्ड पढ़ते ही नहीं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड हमें लगता है कि कोई शायद मदद कर दे, राइट। सो ये फ्रंट ऑफिस वाले क्या करते हैं, ये सबसे पहले बैठे हैं वहां पर आपको ही गाइड करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, राइट। तो इनका जो काम है वो काफी बर्डनसम है, क्योंकि इनका काम वहीं पर खत्म नहीं हो जाता। इनका काम आपकी बिलिंग करना है, आपको डॉक्टर्स का एग्जैक्ट बताना कि कौन डॉक्टर अवेलेबल है कौन नहीं है, राइट। आपकी कोई फॉलोअप्स देना, आपको कॉल्स पे बताना, आपकी रिसीट्स रिसीव करना। ऑन टॉप ऑफ इट हम सब CGHS वाले है ना, तो कौन मैनेज करता है? ये फ्रंट लाइन वाले ही मैनेज करते हैं, दी फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स। हमारा जो इंश्योरेंसेस है वो भी फ्रंट ऑफिस वाले मैनेज करते हैं। सो देयर इज लॉट मेनी थिंग्स। सो दिस इज द कोर्स व्हिच मैक्स हेल्थकेयर इज टेकिंग केयर ऑफ, एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक 6 महीने का कोर्स है, राइट, जिसमें कि हम एक्यूरेट एंड टाइमली पेशेंट बिलिंग सीखते हैं। मिनिमम बिलिंग एरर तो करना पॉसिबल और एक्सेप्टेबल ही नहीं है, नहीं तो हम आपका जो, और सबसे टॉप मोस्ट हमारी क्या रहती है, पेशेंट सैटिस्फैक्शन। मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो यही कहती हूँ, और कुछ नहीं, सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, पेशेंट की सैटिस्फैक्शन। पेशेंट सैटिस्फाइड है, कागजी काम अपने आप सॉल्व हो जाता है, राइट। देन इज कोऑर्डिनेटिंग चेंज अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। अब फ्रंट ऑफिस वाले को सिर्फ अपने ही वो बिलिंग और रजिस्ट्रेशन उसका नहीं देखना है, उसको डिस्चार्ज समरी भी तैयार करनी है, नर्सेस से कोऑर्डिनेट करना है, डॉक्टर्स से कोऑर्डिनेट करना है। अब बिल पूरा खत्म करना है तो उसको पता होना चाहिए कि फार्मेसी का कितना बिल बना है, हाउसकीपिंग का कितना बिल बना है, यू नो ऑल दैट। सो उनकी जो कोऑर्डिनेशन है अमंग्स द डिपार्टमेंट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट। देन एनहांसिंग द पेशेंट एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया, पेशेंट खुश, अटेंडेंस खुश, तो सब कुछ इन लाइन हो जाता है। देन मैनेजिंग द फीडबैक, दैट इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स। ये कुछ कोर्स स्ट्रक्चर है हमारा 6 महीने का। मंथ फर्स्ट एंड सेकंड में आपकी थ्योरी चलती है और इंटरनल एग्जामिनेशंस चलते हैं साथ में, जिसमें कि हम इनफैक्ट कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बच्चों को मंथ थर्ड में आपके भेजती हूँ फॉर देयर क्लिनिकल पोस्टिंग। इस कोर्स में क्लिनिकल पोस्टिंग की ड्यूरेशन होनी ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू लर्न द सॉफ्टवेयर, दैट इज द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारा मैक्स का अपना HIS सिस्टम है, जिसके थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी है, सब कुछ उसी के थ्रू होना है। तो बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज होनी, ठीक है, और सारे कागजी काम करने, उनको DMS सिखाना, दैट इज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे 4 महीने की क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए जाते हैं, फिर बच्चे वापस आते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए, एंड दे आर फाइनली रेडी फॉर देयर प्लेसमेंट्स आफ्टर गिविंग देयर फाइनल प्रेजेंटेशन। इसमें जॉब रोल्स, यस ऑफ कोर्स, आप एक फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहे हैं, फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट और पेशेंट सर्विस कोऑर्डिनेटर, और इवन द मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट। वन ऑफ माय स्टूडेंट, वो इस टाइम TPA डिपार्टमेंट में अपनी इंटर्नशिप कर रहा है, एंड ही इज एक्सेलिंग सो वेल इन हिज इंटर्नशिप कि उसको एज अ फाइनेंशियल काउंसलिंग डिपार्टमेंट में रख लिया गया है। सो ये बच्चे और उस पर डिपेंड करता है कितना आप उसको ग्रैस्प कर पा रहे हो और अपॉर्चुनिटी को ले पा रहे हो, राइट। ऐसा कुछ हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम काम करते हैं, जैसे कि को-करिकुलर एक्टिविटीज।
अभी आपने कल कावा डे बनाया है, राइट, है ना, बाय द ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ मैम एंड सर। कितना आप मुझे बताएं, यहाँ से कोई भी बच्चे लोग कितना जरूरी समझते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, कितनी जरूरी है? नहीं तो बड़ी बोरिंग हो जाएगी लाइफ, है ना, है? और हम क्लास में तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा जो हिडन टैलेंट है वो कहाँ से और कब बाहर आता है? जब हम को-करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, है ना? सो आपकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है इससे, राइट? दैट इज, इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हमारा जो माय ऐप है, जिसको हम मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड पैरामेडिकल एजुकेशन कहते हैं, दैट इज वर्किंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। This is something we do: poster making, yoga day and many other. किसको पसंद नहीं है रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन? चाहिए, टैलेंट है तो रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, राइट, है ना, ताकि हम आगे के लिए और मेहनत करें। सो वी ऑल्सो फेलिसिटेट आवर स्टूडेंट्स विद रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स बिना सेलिब्रेशंस के आई थिंक आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होती है। सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट्स, I feel is one of the best part. We had our Diwali celebration. It was a grand function of 3 consecutive days, and we had Gala time. So I would like to add, 3 दिन इसलिए किया क्योंकि एक दिन में सब बच्चे आ ही नहीं सकते। Exactly. बच्चे पूरे नहीं आ रहे थे, and everybody wanted to participate. So it was a very enthusiastic function. Yes sir. 360 exposure through clinical posting, हम काफ़ी बात कर चुके हैं इस बारे में कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो क्लिनिकल पोस्टिंग जो हमारी मेन फोटे है, सो वी आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट, और हमारे बच्चे वहीं पर सीखते हैं। मेरे एडी में दर्द हो रहा था, मुझे एक्सरे कराने जाना पड़ा। 16 लोग खड़े हुए, 15-16 लोग मेरे से आगे। एक बच्चा पीछे से आता है, मेरे को ऐसे टैप करता, सर मैंने कहा बेटा सर आपको एक्सरे कराना है? मैंने कहा हाँ, पर्ची लाओ, रसीद लाओ। लड़के अंदर गई और 1-2 के बाद मुझे बुला लिया, एंड वही मेरे को मतलब टेबल पे उसी ने बिठाया। मुझे कहते सर पहचाने नहीं? मैंने कहा नहीं बेटा सॉरी, कह रहे वैशाली की स्टूडेंट हो, क्लिनिकल पोस्टिंग कर रही हूँ। इमेजिन, बच्चा अपने यहाँ डिपार्टमेंट संभाल रहा है, पेशेंट एक्सपीरियंस, 16 बच्चे, 16 लोग हैं, उनको देख रहा है कौन कौन आएगा, किस किस की क्या क्या पोजिशनिंग करनी है। वो बच्ची खुद, डॉक्टर 3-4 एक्सरे हैं, एक एक्सरे वो लड़की खुद संभाल रही है। और ये हमारी स्टूडेंट अभी पास आउट की हुई है, स्टूडेंट क्लिनिकल पोस्टिंग के अंदर। We also connect with our alumni. मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई हमसे सीख के चला जाए और कुछ किसी मुकाम पर पहुँच जाए, जब हम उनसे कुछ सुनते हैं, वो कितना इंस्पायर करता है हमें, राइट? सो हम इस चीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं कि हमारी एल्यूमिनाई कनेक्टेड रहनी चाहिए और हमारे जो करंट बच्चे हैं वो पिछले से और अच्छा सीखें। Industry visits, as I told you, that apart from clinical postings, observership मैंने आपको बताया, और इसका कहने का मतलब मेरा यही था कि हम बच्चों को इंडस्ट्री विजिट्स पे लेके जाते हैं, जहाँ पर बच्चे एक्चुअली में अभी लास्ट हमारी काफ़ी ऑब्जर्वरशिप हुई है विद इन दिस लास्ट मंथ। बच्चे पूरे अटायर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द फैकल्टी एंड द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ, एंड वहाँ पर हर चीज़ प्रैक्टिकली देख रहे हैं। एंड उनसे आके एक्सपीरियंस पूछा गया, दे वर लाइक कि मैम मज़ा आ गया, अब फील आ रही है, पता चल रहा है कि हम कुछ करने वाले हैं। सो आई थिंक इंडस्ट्री विजिट्स बहुत मायने रखती हैं हमारे बच्चों के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। गेस्ट लेक्चर्स आपके भी होते हैं, है ना? कितना सीखते हैं हम, राइट? यहाँ कुछ कह रहे हैं आप, saying something? डिफरेंट वैरायटी, राइट? और इनसे हमें सीखने को ही मिलता है।
सो हमारा ये भी इनिशिएटिव बहुत एक्टिव है दैट वी कॉल पीपल फ्रॉम आउटसाइड। इवन कल ही हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर आए हुए थे, हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छा लेक्चर दिया, सिटिंग पोस्चर बताया, बिकॉज हम सारा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, कैसे काम करना है, क्या आपका पोस्चर होना चाहिए। सो इन चीज़ से हमें नॉलेज मिलती है। एंड देन आवर प्लेसमेंट सपोर्ट, जैसे सर ने बताया 50% बच्चे तो वहीं पर ही अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। सो लेकिन हमारी तरफ से प्लेसमेंट सपोर्ट कंप्लीट रहती है, हमारे खुद के प्लेसमेंट सेल है, बच्चों को प्रॉपरली ग्रूम करना, कैसे अटायर पहनना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, उनके सॉफ्ट स्किल्स पर ध्यान देना, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर, उनको इंटरव्यू के क्वेश्चंस तैयार कराने, उनको रेज्यूमे राइटिंग सिखानी, एंड दैट्स हाउ वी आर गिविंग देम द प्लेसमेंट सपोर्ट। दिस इज समथिंग हम सब समझते हैं प्लेसमेंट का प्रोसेस कैसे जाता है। हम इवन ओरिएंटेशन सेशन रखते हैं बच्चों का, जहाँ पर बच्चों को पहले समझाया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या हैं, कोई भी हो, हम अंदर से डर जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या ही पूछ लेंगे, उनके अंदर एक डर होता है। तो हम इन सेशन से उनको बहुत क्लैरिफाई करते हैं कि एक इंटरव्यू एक इंटरोगेशन नहीं होती है, इट इज जस्ट एन इंटरैक्शन। तो ये उनके दिमाग में हमें डालना पड़ता है, और इसी सेशन के दौरान हम काफ़ी रोल प्लेस करते हैं जिससे कि वो पूरे इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड देन वी हैव मेनी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। ये कुछ जॉब फेयर्स हमने कंडक्ट करे हैं जिसका आउटपुट बहुत ही कमाल रहा है। मोर देन 50% ऑफ आवर स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड ड्यूरिंग इवन वन जॉब फेयर, राइट। सो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये कुछ हमारे इलस्ट्रियस रिक्रूटर्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कि DCGC है, पोलो है, Cloud9 है, वसुंधरा है, देयर मेनी। ये कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि मैं अपनी लाइफ में भी ये समझती हूँ कि एक इंसान को ना पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए जैसे पहले। तो यहाँ पर हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत फ्यू दी हैं मैंने, बिकॉज एक स्लाइड पे इतनी, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारी वन ऑफ द स्टूडेंट, शी इज बीन हायर्ड एज अ फैकल्टी। अभी वो सिर्फ पास आउट होके गई है और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। सो दैट्स आई थिंक कमेंडेबल फॉर ऑल ऑफ अस। Then one of our students has also joined the HR department. So I think we really worked well on her skills कि वो एक HR जॉब के लिए भी सक्षम है। Next please. So as we come to the end, so these are few because मैं भी एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट शायद इसी में है, ठीक है। एंड मैं समझती हूँ कि पैरामिलिट्री या कोई भी फौज, वी आर द गिवर्स टू द नेशन, राइट, एंड वी डिजर्व द बेस्ट। सो दिस इज द ऑफरिंग व्हिच वी कम विद। तो आप ये देख सकते हैं, एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो इस सेशन के बाद, वी हैव अ काउंसलर हियर। तो आपको इन डिटेल किसी भी कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एनीथिंग यू वांट टू नो, सो यू आर प्लीज फील फ्री, राइट। लास्ट प्लीज। सो एट द लास्ट आई जस्ट वांटेड टू से दैट we don't educate the healthcare professionals, right? We nurture them, right? We make them empowered, and empathy, ये सबसे बड़ा वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द केयर गिवर्स। आई थिंक हम सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क समझते हैं, ठीक है। सिंपैथी सिर्फ किसी को दया दिखानी, पिटी, राइट, और केयर गिवर्स के लिए सिर्फ दया कंप्लीट नहीं होती है, फिर आप केयर गिवर नहीं हो। आपकी एम्पैथी कंप्लीट होती है जब आप अपना हाथ बढ़ाएं आगे मदद के लिए, दैट इज ऑफर हेल्प। You understand
द सिचुएशन ऑफ द पर्सन कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या फील हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए हूँ, बताइए ये करने के लिए। सो ये हमारा बेस है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, दैट इज बीइंग एन एम्पैथेटिक केयरगिवर एंड ऑफ कोर्स मेकिंग अ मीनिंगफुल कम्युनिटी इम्पैक्ट। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस प्लीज, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है आप पूछ सकते हैं।